हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जहाँ तक मेरे को सुनने में आ रहा है 21 सितंबर से क्लासेस चालू करने का विचार कर रहे हैं सरकार। अब थोड़ा यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, ये जो क्लासेस चलेंगी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन क्लास स्कूल ने प्रोवाइड करवाई है उस ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे को दिक्कत आई या उसके जिज्ञासा संबंधी जो सवाल हैं उन्हीं का ही डिस्कशन किया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लगेगा, है ना। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है शायद कि ये जो कार्य है वो अभिभावक और टीचर्स मतलब स्कूल दोनों की सहमति से होना चाहिए। खैर रेड जोन में तो ये खैर काम हो भी नहीं पाएगा, कंटेनमेंट जोन के अंदर ये काम नहीं हो पाएगा, स्कूलें वहाँ नहीं खुलेंगी, तो वो बात अलग है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन लेकर के जाएं। अपना सैनिटाइज़र अपने हाथ में रखें, मास्क लगा के रखें और कांटेक्ट में नहीं आए किसी के भी। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इतना है बच्चों कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं ना तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने घर वालों का स्वास्थ्य भी अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हो गया ना तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके घर वालों पे पड़ सकता है। तो थोड़ा सोच समझ करके ही सारे काम करने हैं आपको, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखें। स्कूल जाएं, आपको कोई दिक्कत है वहाँ पे टीचर से पूछें, लेकिन कम से कम सावधानी बरतें। आज ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, वो दिन में कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा अदर साउंड भी सुनाई देगा इस वीडियो के अंदर। हालांकि वो नेग्लिजिबल करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको थोड़ा अदर साउंड सुनाई दे सकता है। चलिए तो वीडियो को चालू करते हैं। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है, लिख लीजिए क्योंकि इतना बड़ा हेडिंग मैं नहीं लिखने वाला हूं, मैं इसके जो सब हेडिंग्स हैं उन पे काम करूंगा। तो अपना पेन कॉपी साथ में तैयार रखिएगा। पता चले आप वीडियो ही देख रहे हैं और काम नहीं किया, लिखा नहीं, तो ये मान के चलो कि फ्लाईओवर बनने वाला है और मैं नहीं चाहता कि आपके फिजिक्स फ्लाईओवर बना करके निकल जाए। सीधे रोड पे चलेंगे और रोड पे दौड़ेंगे जरूर। चलिए ऑल राइट, तो टॉपिक क्या है हमारे पास में, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टा तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध एवं फेजर आरेख। देखिए ये टॉपिक क्या चीज़ से रिलेटेड है। इस चीज़ में हम ये देखेंगे बच्चों कि जब हम किसी एसी सर्किट की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है और जो प्रत्यावर्ती धारा है दोनों के मध्य कुछ ना कुछ कला हो सकती है। एक आगे चल सकता है, दूसरा पीछे चल सकता है ना। ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि जिस दिशा के अंदर वोल्टता आगे की ओर बढ़ रही है उसी दिशा में धारा भी आगे की ओर बढ़े, ऐसा नहीं है। एसी में काम जो है वो थोड़े चेंज होते हैं। डीसी में क्या होता है, जिस दिशा में वोल्टता है उसी दिशा में धारा है, दोनों के मध्य जो कालांतर होता है ना वो जीरो चलता है। किसके अंदर, दिष्ट धारा परिपथों में। लेकिन हम दिष्ट धारा परिपथ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अब किसकी बात कर रहे हैं, एसी परिपथ की बात कर रहे हैं। और एसी परिपथ में तीन तरीके के अवयव जुड़ते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में तीन तरीके के अवयव जुड़ते हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा संधारित्र और तीसरा कुंडली। ठीक है, कौन कौन सा, प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली। इनके संयोजन से आप क्या बना सकते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ बना सकते हैं। अपन वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे जिस तरीके से हमारे कोर्स में दिया हुआ है। सीबीएसई वाले बच्चे भी ये थोड़ा ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं मेरे से पूछते हैं कि सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, आपके वीडियो लेक्चर देख सकता हूँ। बच्चों मैं एनसीईआरटी का सिलेबस भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। हाँ ये बात अलग है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हम नहीं उठा पा रहे, वो बात अलग है। मैं आरबीएससी के न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ, लेकिन वो न्यूमेरिकल भी ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी में आ नहीं सकते। आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है जो अदर स्टेट्स हैं, है ना, यूपी, बिहार,
झारखंड, जहाँ पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है वहाँ पर आप मेरे वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, टॉपिक वही है और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कोई भी किताब चेंज कर नहीं सकती, तो फिर चीज़ एक ही है। ठीक है, चलो टॉपिक के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहला परिपथ जो है वो है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्रत्यावर्ती परिपथ है लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है बच्चों, प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, वापस से समझ लीजिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें मात्र और मात्र स्रोत के साथ में प्रतिरोध को जोड़ा गया है और कोई भी चीज नहीं जोड़ी गई है। दैट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट अंग्रेजी में कहेंगे हम इसे कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या बनाएं, प्रतिरोध बनाएं। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी बोलेंगे कि सर आप थ्योरी नहीं लिखा रहे। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर थ्योरी का इतना मोल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। इसमें वो एक एक दो दो लाइनें हैं जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब ऐसा एग्जाम सवाल आएगा ना तो आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं कहेगा भाई, वो आपको बिल्कुल नहीं कहेगा। उसको जो चाहिए वो निकाल करके दो और वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलिए, तो ये प्रतिरोध और इसके साथ में मतलब इसे किसके साथ में कनेक्ट करना है, आंसर है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ में। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, और आप सभी को पता है इसे कैसे दर्शाते हैं, कुछ ऐसा इसे दर्शाया जाएगा। फिर कनेक्ट कर दीजिए, डन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्यावर्ती परिपथ में कभी भी धारा की दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती, तो आपको धारा की दिशा प्रदर्शित नहीं करनी है। दूसरा वोल्टा स्रोत है, तो आप लिखें V बराबर, मैं लिख के चल रहा हूँ, Vm साइन ओमेगा t। ये वोल्टा हम प्रदान कर रहे हैं जो कि समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब अगर परिपथ में सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है तो ये जो विभव पतन होगा वो कहाँ होगा, प्रतिरोध के सिरों पर होगा। कितना होगा, हमने लिख दिया VR, प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन कितना, VR मान करके चलते हैं। मैक्सिमम VMR होगा, लेकिन समय के साथ में चेंज होगा विभव पतन भी। क्यों, धारा बढ़ेगी तो विभव पतन भी ज़्यादा होगा, धारा कम होगी तो विभव पतन भी कम होगा। चलिए, वो बाद की बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से अगर वोल्टा ज़्यादा आएगी तो यहाँ पर विभव पतन भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे अगर वोल्टा कम मिल रही है तो यहाँ पर भी विभव पतन कम होगा। किरचॉफ का नियम तो यही बोलता है कि जो स्रोत होता है, स्रोत के कारण विभव पतन किसके बराबर होता है, हम बोलते हैं स्रोत के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर। ऐसा ही तो है, यहाँ पे स्रोत भी एक ही है, प्रतिरोध भी एक ही है। तो जितना का जितना स्रोत वोल्टा देगा वो सारी की सारी वोल्टा किसके पास में ड्रॉप होगी, कहाँ पर विभव पतन होगा, आंसर है प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सर्किट हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं किरचॉफ का नियम लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि किरचॉफ के नियम से, और कौन से नियम से भाई, दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। दूसरा नियम कौन सा था, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप का नियम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किरचॉफ के लूप के नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या भाई, समीशन V बराबर 0, यही लिखते हैं। वैसे कौन से नियम पर आधारित है, कौन से संरक्षण के नियम पर आधारित है ये, बताओ भाई, आवेश संरक्षण के ऊपर या फिर ऊर्जा संरक्षण के ऊपर, बताओ जल्दी से। ऊर्जा संरक्षण बच्चों ध्यान में रखिएगा। तो ये पता है हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये कार्य करता है। ठीक, चलिए, अगर ऐसा है तो ये नियम और क्या कह रहा है, ये नियम बोल रहा है कि जितनी वोल्टता आप प्रदान कर रहे हैं वो सारा का सारा विभव पतन कहाँ पर हो रहा है, आंसर है प्रतिरोध के सिरों पर हो रहा है। ठीक है, हमने कितनी वोल्टता प्रदान करी, हमने वोल्टता प्रदान करी है Vm साइन ओमेगा t, इतनी ही तो वोल्टता प्रदान की है।
ठीक। और प्रतिरोध के सिरों पर विभवपतन कितना होता है सभी को पता है, कितना I/R। अरे ओम का नियम तो यही कहता है। डन हो गया ये। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवपतन IR और जितनी हमने वोल्टता प्रदान की थी, तो फिर धारा बराबर क्या हो जाएगा, आंसर है Vm/R इंटू साइन ओमेगा टी। आप गौर कीजिए बच्चों, वोल्टता में प्रतिरोध का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। और वोल्ट में अगर प्रतिरोध का भाग जा रहा हो तो नई क्वांटिटी जो बनती है वो धारा होती। अगर ये वोल्टता का अधिकतम मान है, Vm क्या है, शिखर मान ही तो है, अधिकतम मान ही तो है, तो अगर वोल्टता के अधिकतम मान में प्रतिरोध का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये धारा का कौन सा मान होगा, अधिकतम मान होगा, शिखर मान होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये I बराबर क्या होगा, Im साइन ओमेगा टी। फिर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा साइड में, जहाँ क्या भाई Im बराबर क्या, Vm/R है। ठीक है, आप गौर कीजिए, आपको धारा का मान भी प्राप्त हो गया। अगर मैं पूछूं कि ये धारा का कौन सा मान है, RMS मान है, एवरेज मान है, शिखर मान है, तात्क्षणिक मान है, कौन सा है ये मान, कौन सा बच्चों, तात्क्षणिक मान। ये वोल्टता का भी ये कौन सा मान था, तात्क्षणिक मान। तो हमें करना क्या है वो समझिए, हम जो परिपथ पढ़ने वाले हैं उनमें वोल्टता का तात्क्षणिक मान फिक्स Vm साइन ओमेगा टी लिखूंगा हर बार। ठीक है, उसके सापेक्ष में हमें किसका मान निकालना है, धारा का तात्क्षणिक मान निकालना है। जैसे हमने तात्क्षणिक मान निकाल लिया, हम आसानी से कलांतर देख सकते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखोगे इस चीज़ को। चलिए तो काम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में फाइनली क्या आ गया है वो समझिए। अब स्टार लगा करके लिखना है क्या भाई, हमारे पास में वोल्टता का तात्क्षणिक मान है, वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या भाई, वोल्टता का तात्क्षणिक मान कितना था, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर हम देखेंगे धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान कितना, आंसर है I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ठीक, अब आप देखेंगे तो वोल्टता का शिखर मान Vm, धारा का शिखर मान Im। वोल्टता की अगर कला देखोगे तो ओमेगा टी, धारा की अगर कला देखोगे तो ओमेगा टी। दोनों की कलाएं समान हैं, एक जैसी हैं। तो कलांतर कितना हुआ, एक की कला में से दूसरे की कला को घटा दो। सामान्यतः हम ऐसा ही करेंगे, वोल्टता की कला में से किसको घटाएंगे, धारा की कला को घटाएंगे। ओमेगा टी में से ओमेगा टी घटाओगे, कितना आएगा, 0, 0। ठीक है, ये बताता है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर कितना होता है, 0 होता है। कलांतर 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, कलांतर 0 का मतलब ये है कि जब वोल्टता उच्च मान पर जा रही है तो धारा भी उसी समय उच्च हो गई। वोल्टता नीचे की ओर आई तो धारा भी उसी के साथ में नीचे की ओर आ गई, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। कलांतर 0 का मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टता अपने शिखर मान को प्राप्त करेगी, धारा भी उसी समय अपने शिखर मान को प्राप्त करेगी। जैसे ही वोल्टता अपने न्यूनतम मान की ओर अग्रसर होगी, उसी के साथ ही धारा भी अपने न्यूनतम मान की ओर अग्रसर होगी। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं चलेंगे। इस केस में दोनों साथ साथ, हम साथ साथ है वाला फॉर्मेट अपनाएंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिल रही है क्या भाई, अब ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, यही लिखना है आपको, यही इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है क्या भाई, वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा
धारा के मध्य कलांतर कितना बच्चों? शून्य, है ना। कैसे निकालेंगे? वोल्टा की कला माइनस धारा की कला, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है ये बात। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखो आगे चलते हैं, उतार लीजिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कलांतर को कैसे प्रदर्शित करेंगे? आंसर है फाई बराबर 0। ठीक है, चलिए उतारें। अब इसके बाद में, ये तो हमारी बुक में लिखा हुआ होता है, इसके बाद में एक और क्वांटिटी है जो हम निकालेंगे, दैट इज शक्ति गुणांक। इसी में ही, ठीक है, हम क्या निकालेंगे? शक्ति गुणांक। वो उतार लिया ना। ये इंपॉर्टेंट है शक्ति गुणांक, आगे एक अलग से पॉइंट पढ़ेंगे शक्ति गुणांक का, लेकिन उस समय भी हर एक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है अभी निकाल लो। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? शक्ति गुणांक। और बच्चों, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला ध्यान में रख लो भी, बस इतना ही है, कोस फाई। अब कोई पूछे कि शक्ति गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो बताओ भाई, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, इनका कोई मात्रक होता है क्या? कोई मात्रक नहीं होता। मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, तो शक्ति गुणांक कितना होगा? फाई। देखो, कालांतर होता है वोल्टा और धारा के मध्य, कितना आया इस केस में? 0 आया। मान रख दीजिए, तो हम लिखेंगे कोस 0 बराबर कितना? 1। शक्ति गुणांक को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर फैक्टर, पीएफ। ये प्रोविडेंट फंड नहीं है भाई सरकारी, ये पावर फैक्टर है। ठीक है, चलिए, तो ये दिमाग में रखोगे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है वो आपको पता चलेगा। वैसे पावर होता क्या है? वोल्टा और धारा का गुणनफल, यही होता है ना। चलिए, अब हम ग्राफ की ओर काम करेंगे। पहली चीज जो पूछा जाता है, वोल्टा और धारा का तात्क्षणिक मान। दूसरी चीज, दोनों के मध्य कालांतर पूछता है। तीसरी चीज, शक्ति गुणांक पूछता है। कौन से में? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। अब चौथी चीज है ग्राफ। ग्राफ भी पूछता है कि ग्राफ क्या होंगे। तो अब इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहला ग्राफ जो आएगा वो है ज्यावक्रीय ग्राफ। दो पेन तो ले ही लीजिएगा, एक रेड का, एक ब्लू का या एक ब्लैक का। ठीक है, ये अलग अलग कलर के पेन ले लीजिएगा जिससे आपका ग्राफ थोड़ा सही बने। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे ज्यावक्रीय ग्राफ, इंपॉर्टेंट समझने के दृष्टिकोण से। देखिए, तो ग्राफ कैसे बनेगा ज्यावक्रीय? तो इसको बनाने के लिए आप इक्वेशन लिखो पहले साइड में। तो हमने बोला v बराबर था Vm साइन ओमेगा टी और I बराबर था Im साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन थी। तो सबसे पहले आपको वोल्टा वाला ही ग्राफ बनाना है, ये ध्यान में रखें। इस तरफ आपका समय चल जाएगा t। और आप सभी को पता है साइन का वक्र कैसा बनता है, ये आप सभी को पता है, अपन बना चुके हैं इसे। तो हमने कुछ ऐसा बनाया। मैं बोल रहा हूँ ना, दिन के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अदर साउंड सुनाई दे सकता है आपको। चलिए, ये वोल्टा वाला ग्राफ है साइन वक्र, और अपना पूरा एक आवर्त काल में वो कंप्लीट करता है। तो फिर ये आधा होगा, t/2 होगा, है ना, होगा। ये वोल्टा का क्या होगा? शिखर मान होगा, कितना? Vm। ठीक है ये बात। चलिए, अब इसके बाद में हमें क्या करना है? धारा।
धारा भी साइन का ही कर्व चल रही है, ये भी ओमेगा टी के साथ में, ये भी ओमेगा टी के साथ में, साथ साथ वोल्टता जब ऊपर की ओर जा रही थी तो धारा भी ऊपर की ओर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? ठीक, तो ये लिख दीजिए, ऐसा ग्राफ बना दीजिए दोनों का एक जैसा, या तो डॉट डॉट लाइन से बना दो या फिर अदर पेन यूज कर रहे हो तो फिर तो बहुत बढ़िया, आपको पता चल ही जाएगा। सॉरी, कुछ ऐसा। और ये यहां से अगर देखा जाए तो ये धारा का शिखर मान होगा। आइए फिर आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे V और ये कर्व होगा किसका, I का। ऐसा आपको प्रदर्शित करके आना है। आप चाहें तो ये और बनाएं, इससे वेटेज बढ़ जाएगा, अगले को भी पता चल जाएगा कि अगले को ग्राफ बनाना आता है स्टूडेंट को। ठीक है, ये समय मैं आपको बता चुका हूं कैसे लगाते हैं, पता चल गया। ये ज्यावक्रीय ग्राफ है बच्चों, जिसमें आपको वोल्टा और धारा दोनों का साइन कर्व बताना होता है कि कैसा जाएगा। ठीक है, पता चल गया। जब वोल्टता ऊपर की ओर जा रही है तो धारा भी ऊपर की ओर जा रही है, अपने अधिकतम मान को क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है। ठीक है, चलिए ये हो चुका। अब ज्यावक्रीय ग्राफ के बाद में जो दूसरा ग्राफ बनता है बच्चों, वो है फेजर आरेख। अब ये फेजर आरेख आपके लिए पूर्णतः नया है और देखा जाए तो कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा बता रहा हूं वैसा करिए। फेजर आरेख वास्तविकता में प्रत्यावर्ती परिपथों के लिए ही डिफाइन किया जाता है। ये एक तरीके का आभासी, देखिए वोल्टता कभी सदिश राशि नहीं बनी है, लेकिन वोल्टता को घूर्णी सदिश मानते हुए क्या बनाया जाता है, फेजर आरेख। वोल्टता और धारा को क्या माना जाता है, घूर्णी सदिश माना जाता है। ठीक है, और उसके सापेक्ष में क्या बनाया जाता है बच्चों, फेजर आरेख बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक समझाने का प्रयास है। क्या समझाने का प्रयास है, कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है ना, ये देखने का एक प्रयास है सिर्फ और सिर्फ। इसमें आपको क्या करना है वो समझिए। आपको सबसे पहले बनाना है x और y सदिश। क्या बनाना है बच्चों, x और y सदिश। ये मैंने बना दिया, आप चाहे तो इधर वाला पार्ट न बनाए, ये x और ये y। ठीक है, और सबसे पहले वोल्टता को प्रदर्शित करने की कोशिश करें। तो वोल्टता की इक्वेशन Vm अधिकतम मान है और साइन ओमेगा टी। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वोल्टता जो है वो कितने कलाकोण पर है, आंसर है ओमेगा टी। ये ओमेगा टी कलाकोण कहाँ देखा जाएगा, आंसर है एक्स अक्ष से देखा जाएगा। तो आपने एक लाइन खींचनी है और उस लाइन के ऊपर जो आप अंतिम तीर का निशान बनाएंगे, ये तीर का निशान इस वोल्टता के अधिकतम मान को प्रदर्शित करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, तीर का निशान वही बनाएं। तो हम लिखेंगे Vm। डन हो गया। चलिए फिर ये वोल्टा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, कोण ओमेगा टी, ऐसा। डन। ये घूर्णी सदिश बच्चों ऐसा रोटेट होता जा रहा है यूं, तो मतलब ये वोल्टा जो है वो ऐसा घूर्णन करता जाए, घूमती जा रही है, ओमेगा कोणीय वेग से ऐसा घूम रही यूं। ठीक है, तो प्रदर्शित करने का एक तरीका है और कुछ नहीं, समझाने का एक तरीका है। ठीक है, अब ऐसा वोल्टा यूं घूम रही है, वो बात की बात है, क्योंकि देखो फेज लगातार चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऐसा घूम रहा है। ऑलराइट, अब इसमें क्या करना है हमें, ये तो समझिए कि इसका जो y अक्ष के ऊपर प्रक्षेप है वो तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। तो जब हम इस Vm का y अक्ष पे क्या देखते हैं, प्रक्षेप, ये देखो y अक्ष के ऊपर डालो लंब ऐसा, तो फिर आप जब ये घटक निकालेंगे ना, ये देखना ये क्या आएगा, Vm इस तरफ है ओमेगा टी, तो हम बोलेंगे जो घटक ओमेगा टी का कोण से जुड़ा हुआ है वो हमेशा कोस का, तो इस तरफ देखेंगे तो Vm कोस ओमेगा टी आएगा, और जो जुड़ा हुआ नहीं है वो साइन का, तो आप देखेंगे कि ये वाला क्या आएगा, Vm साइन ओमेगा टी, ऐसा आएगा।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद में धारा देखो, धारा है Im sin ओमेगा टी, और हम मान के चलते हैं कि धारा का परिमाण थोड़ा सा कम है, किससे? वोल्टता के परिमाण से। मतलब यहाँ पे देखो अपन ने प्रदर्शित कर रखा है कि वोल्टता का अधिकतम मान ज्यादा है, धारा का अधिकतम मान थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं धारा का ये जो तीर का निशान है ना कम बना रहा हूं यहाँ पर। और इसी लाइन के ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को पता है दोनों की कला समान थी, ये भी ओमेगा टी कोण पर ही है, तो हमने बोला धारा भी ओमेगा टी कोण पर ही। फिर आपको क्या करना है? इससे प्रक्षेप डालना है। ये प्रक्षेप डालोगे तो y अक्ष पे ये वाली चीज किसको प्रदर्शित करेगी? धारा के तात्क्षणिक मान को। धारा का तात्क्षणिक मान कितना? Im sin ओमेगा टी, ये लिख दीजिएगा। इस तरीके से क्या बनाया जाता है? फेजर आरेख। सबसे पहले आपको क्या करना है? ओमेगा टी कोण पर वोल्टता को प्रदर्शित करना है, उसके शिखर मान को, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में धारा को देखोगे आगे चल रही है, पीछे चल रही है, या उसी के साथ में चल रही है। यहाँ पे तो उसी के साथ में चल रही है, इसलिए उसी लाइन के ऊपर बना दिया और फिर प्रक्षेप लिख करके आ गए। ये बस हो गया फेजर आरेख, इतना था, सिंपल। ठीक है, आगे जाकर के ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन होगा बहुत सिंपल। कॉन्सेप्ट यही रखना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको हमेशा ये किसके लिए बनाना है? परिणामी वोल्टता और परिणामी धारा के लिए, है ना, या तात्क्षणिक वोल्टता के फाइनल मान और धारा के फाइनल मान के लिए रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। हो गया, ये डन था, सिंपल था। अब इसके साथ में एक और ये बनाना है आपको, मेरे साथ में बना लो, मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट, तसल्ली से बनाओ इस चीज को, वीडियो को पॉज कर लो फिर बना लो चाहे। चलिए अब देखो, इसके बाद में एक ग्राफ और बनता है। यहां पर एक क्वांटिटी हम भूल रहे हैं, प्रतिरोध भूल नहीं रहे, मतलब हमें वो भी डिस्कस करना है। हमें ये देखना है कि जब हम Vm, देखिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? हम बोलते हैं धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है ना। तो हम बोलते हैं किसी, समझिए, किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम Im बराबर क्या लिख रहे हैं बच्चों? Vm बटा R लिख रहे हैं। इसका मतलब R बराबर क्या लिखेंगे? Vm बटा Im। आप गौर करो, किसी भी तरीके से ये जो प्रतिरोध है वो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बन सकता है इस प्रतिरोध का जिससे ये पता चले कि ये आवृत्ति पर या कोणीय आवृत्ति पर निर्भर कर रहा हूँ? वोल्टता और धारा कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, उनके तात्क्षणिक मान जो है वो निर्भर करते हैं, लेकिन अधिकतम मान नहीं, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे ये अधिकतम मानों का अनुपात है, ठीक, और इस तरीके का अनुपात है जो कि धारा के आवृत्ति के ऊपर किसी तरीके से निर्भर नहीं कर रहा। इसके फॉर्मूले में कहीं ना तो ओमेगा मिलेगा आपको, कोई फॉर्मूले में ओमेगा नहीं मिलने वाला, ठीक है, ना ही आवृत्ति एफ का कोई जिक्र है। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रतिरोध है ना सर्किट का, वो प्रतिरोध आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता कि आपने कौन सी आवृत्ति दी है, आपने 50 हर्ट्ज दिया है या 100 हर्ट्ज दिया है, उससे परिपथ का प्रतिरोध चेंज नहीं होता भाई, ये बात ध्यान में रखना। कोई ऐसा पूछे ना प्रत्यावर्ती परिपथ का आवृत्ति 10 गुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अगर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है तो, ठीक है, उसका प्रतिरोध वैसा का वैसा रहेगा, यथावत रहेगा। तो हम बोलते हैं कि प्रतिरोध और आवृत्ति के मध्य अगर ग्राफ बनाया जाए, किसके बीच में? प्रतिरोध और आवृत्ति को किससे? एफ से। एफ क्यों लिखा? क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों? 2πf होता है, नहीं होता? होता है ना। चलिए, तो ये हो गया। आप देखेंगे हमें ये पता भी है कि आवृत्ति पे निर्भर करता ही नहीं है। जब निर्भर ही नहीं करता तो फिर ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा समांतर वाला ग्राफ चला जाता है, एक्स एक्स के समांतर, निर्भर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पता चला, ये ध्यान में रखना, ये तीनों वक्र इंपॉर्टेंट है।
तो ये बना लीजिए जल्दी से। तो आईपीएल देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कल चेन्नई जीत गई, मुंबई इंडियंस हार गई, ज़्यादा गैप रहा नहीं, अच्छी फाइट थी, अच्छा मैच था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, देखा ही होगा। बच्चों आईपीएल देखें, बहुत टाइम बाद में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। इस लॉकडाउन के बीच में ये शायद पहला अवसर आप कह सकते हैं समहाउ कि कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है 4-5 घंटे के लिए। अदरवाइज़ तो यूज़लेस काम चल रहे थे और कुछ नहीं। आपको अच्छा भी लगता होगा आईपीएल। मेरे तो वॉच आवर कम, मैं सोच रहा था कि हो जाएंगे, लेकिन अब आईपीएल के चलते वॉच आवर कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। ऑलराइट, थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, है ना। चलिए, अब जो हमारी बुक में नहीं है बाद में आएगा, लेकिन मैं अभी इसी के साथ में ही करवा रहा हूँ। जिस तरीके से शक्ति गुणांक इसके साथ में करवाया है, ये चीज़ भी आप अभी पढ़ेंगे। मुंबई इंडियंस का है ना, किस्मत में नहीं है पहला मैच जीतना। चलिए, अब एक हम पढ़ते हैं शक्ति वक्र। किसके लिए? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए शक्ति वक्र। वापस से सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं हम? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए शक्ति वक्र, पावर कर्व। ये क्या चीज है? देखो, पावर आप सभी को पता है, शक्ति सभी को पता है। P इक्वल्स टू क्या होता है? V इंटू आई। वोल्टता को गुणा करो धारा से, ठीक है। देखो, मैंने ग्राफ बना रखा है वोल्टता और धारा का। अब अगर आपको शक्ति कर्व बनाना है तो आप कैसे देखेंगे इसे? V और I को गुणा करते हुए चले, आपका ग्राफ बन जाएगा बच्चों। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? V और I को गुणा करना है। तो हमने बोला यहाँ पर V और I 0 थे, दोनों को गुणा किया, 0 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे दोनों अधिकतम मान के ऊपर चले गए, तो Vm गुणा हो रहा है Im से, ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर के ऐसा यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो 0। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करो, धारा भी ऋणात्मक है और वोल्टा भी ऋणात्मक है। एक माइनस की वैल्यू दूसरी माइनस की वैल्यू से गुणा हो रही है। यहाँ पे हर बार दोनों माइनस के हैं क्या? माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसके मान भी कहाँ प्राप्त होंगे? प्लस में ही प्राप्त होंगे। कंफ्यूज मत होना बच्चे, कंफ्यूज होते हैं कि नीचे की ओर ग्राफ बढ़ा दूं। नहीं भाई, क्यों? माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। ये बात तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो जब आप ये कर्व बनाएं तो ये कुछ ऐसा कर्व जाएगा, ज्यावक्रीय कर्व ही जाएगा। लेकिन धनात्मक दिशा में पावर कभी इसकी माइनस नहीं होगी। शून्य हो सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, लेकिन कभी भी माइनस की नहीं होगी। तो आप गौर करेंगे, ये जो शक्ति का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? ये शक्ति का, जिसमें वोल्टा भी है, धारा भी, और ये शक्ति ऊपर वाला, ये किसका है? शक्ति के लिए बना है ना। ये ध्यान में रखना, ये शक्ति कर्व हो जाएगा। ये प्रदर्शित करके आना है कि ये शक्ति के लिए है। अगर शक्ति बच्चों प्लस की है, इसका मतलब ये है जो अवयव आपने लगा रखा है वो स्रोत से ऊर्जा को क्या कर रहा है? खींच रहा है, अवशोषित कर रहा है। समझना इस चीज को। अवयव क्या था? प्रतिरोध, और ये क्या है? स्रोत, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इसके सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर जो शक्ति है वो कैसी है? प्लस की आ रही है। शक्ति चूंकि हर बार प्लस की आ रही है, इसका मतलब प्रतिरोध जो है वो हर बार ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ये बात ध्यान में रखें। और वैसे भी प्रतिरोध ऊर्जा को अवशोषित ही करता है, ठीक है। तो इस केस में मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर प्रतिरोध जो है वो प्रत्येक अवस्था में ऊर्जा को क्या करता है बच्चों? अवशोषित करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये ऊर्जा को क्या करे? स्रोत को वापस प्रदान करे, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये ध्यान में रखें,
ठीक है। तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, ग्राफ तो अब आपको इम्पॉर्टेंट हो ही गया, तात्क्षणिक मान अब आपको पता चल ही गए, धारा और वोल्टा के मध्य कालांतर 0 होता है, शक्ति गुणांक का मान 1 और ये शक्ति गुणांक अधिकतम है, कोस का मान वैसे भी 1 से अधिक नहीं जा सकता, तो ये शक्ति गुणांक अधिकतम है, इसका मतलब शक्ति का उपभोग भी क्या है, अधिकतम है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही है, वीडियो अब जो है वो लगभग 20 से आधे घंटे के ही बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे IPL के दौरान आपको जब टाइम मिले तब आप आसानी से इन्हें देख लें। लेकिन बच्चों पढ़ाई को छोड़ना मत, कंटिन्यूटी को मत तोड़ना। जिस दिन कंटिन्यूटी तोड़ दी आप लोगों ने, ये मान के चलो इतने दिनों की जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ यथासंभव जैसा भी हो इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करें। बहुत बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये सीरीज़ आगे बढ़े, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। और अगर आपको फिज़िक्स लाइन वाइज पढ़नी है, या फिर अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैनल पे जो कंटेंट है वो सीरीज़ वाइज है, मैंने कहीं सीरीज़ को नहीं तोड़ा है, ठीक है। 1 बाय 1 जो टॉपिक बुक में आ रहे हैं वो पूरे कंप्लीट किए हैं, न्यूमेरिकल्स अपने कंप्लीट किए हैं। इस तरीके का कंटेंट जो है वो शायद बोल रहा हूँ, मैंने भी फिजिक्स के चैनल्स को अभी तक सर्च किया नहीं है, जब सर्च करूँगा तो पता चलेगा। हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने इतना सीरीज वाइज करवा रखा हो, कुछ ना कुछ पॉइंट तो कहीं छूट ही जाता है। अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर किसी को बोर्ड क्लास की तैयारी करी है, मैं नीट और IITs की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को बोर्ड क्लास की तैयारी करनी है उसके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, इसकी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसी तरीके से काम करते रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और चैनल को सपोर्ट करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।